छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरूर थाने के करीब 5-7 किलोमीटर दूर स्थित थाना गांव के कुछ लोग सुबह 8 बजे जब गंगरेल भिलाई नहर में नहाने गए तो वहां उन्होंने एक युवती की लाश तैरती देखी। दोस्तों, क्या है इस लाश की पूरी कहानी, हम जानेंगे कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और इस परिवार के नए सदस्य हैं और या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस नहर में आई हुई लाश की पूरी कहानी है क्या और कौन है यह लाश। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थानापुरी के सरपंच योगेश्वरी मानिस सिन्हा और गुरूर थाने के पुलिस को दे दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नहर में तैरती लाश को बाहर निकलवाया। लाश किसी युवती की थी जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। लाश के हाथ, पैर और गला रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी को एक भारी पत्थर से बांधा गया था। मृतका के पेट पर चाकू से वार करने के 2 निशान थे। पुलिस जब नहर से लाश निकालने की कार्यवाही कर रही थी तब आसपास के काफ़ी ग्रामीण लोग एकत्र हो गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से युवती की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस युवती को पहचान न सका। युवती चुस्त कुर्ता और सलवार पहने हुई थी। मृतका की हथेली पर अंग्रेजी में ए यादव लिखा हुआ था और बाएं हाथ पर पंखुड़ी का टैटू बना हुआ था। इस बीच बालोद के एसपी ML कोटवानी भी मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण कर उन्होंने अनुमान लगाया कि युवती की हत्या रात को की गई होगी और उसके शव को करीब 10 किलोमीटर के दायरे से लाकर वहां फेंका गया होगा। लाश को पत्थर से बांधकर संभवतः इसलिए फेंका गया होगा कि वह पानी के नीचे डूबी रहे, लेकिन गंगरेल नहर के बहाव तेज होने की वजह से लाश पत्थर सहित पानी के साथ बहकर थानापुरी की तरफ आ गई। प्राथमिक कार्यवाही के बाद पुलिस ने युवती के शव को सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। आगे की जांच के लिए सबसे पहले लाश की शिनाख्त जरूरी थी। कपड़ों और टैटू से लग रहा था कि युवती किसी खाते पीते परिवार की और बड़े शहर की रहने वाली थी। समझदारी से काम लेते हुए पुलिस ने युवती के शव के फोटो व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया पर डाल दिए। इसका परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। कई लोगों ने उस शव की शिनाख्त आंचल यादव के रूप में की। पुलिस को केवल मृतका का नाम पता चला था, बाकी जानकारी अभी तक मिलनी बाकी थी। इस पर पुलिस ने आंचल यादव नाम की युवतियों के फेसबुक अकाउंट खंगाले। इसमें आंचल यादव नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर लगी फोटो से लाश का हुलिया मेल खा रहा था। आंचल के फेसबुक अकाउंट पर एक ऐसी फोटो भी मिल गई जिसमें उसके हाथ पर पंखुड़ी का टैटू साफ नजर आ रहा था। टैटू का मिलान होने पर यह तय हो गया कि लाश आंचल यादव की ही है। फेसबुक अकाउंट और अन्य सूत्रों से पुलिस को पता चला कि आंचल गुरूर से 5-7 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय धमतरी की विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी। वह धमतरी के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रहती थी। शव के विश्वसनीय शिनाख्त मृतका के घर वाले कर सकते थे। इसके लिए गुरूर थाना पुलिस ने धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। धमतरी पुलिस के सहयोग से गुरूर थाना पुलिस का संपर्क आंचल के परिवार से हो गया। पुलिस की सूचना पर आंचल के भाई सिद्धार्थ ने अस्पताल जाकर शव का शिनाख्त किया। शव आंचल यादव का ही था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने और आवश्यक कार्यवाही के बाद देर शाम आंचल का शव उसके भाई सिद्धार्थ को सौंप दिया। बालोद थाने में हत्या का मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने आंचल के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके परिवार वालों से पूछताछ की। उसकी मां ममता यादव ने बताया कि आंचल एक दिन पहले यानी 25 मार्च को रायपुर से अदालत की किसी पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। उस रात वह करीब 9 बजे अपनी कार से धमतरी में विवेकानंद कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची थी।
घर पहुंचते ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। फ़ोन पर बात करने के बाद आंचल घर से निकल गई। माँ ने उसे रात में जाने से रोका भी था, लेकिन वह नहीं मानी और थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर वह घर से बाहर चली गई। पुलिस ने अपने स्तर पर आंचल यादव के बारे में पता करवाया। पता चला कि ग्लैमरस लाइफ जीने वाली आंचल का धमतरी, भिलाई, रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ व अन्य कई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क था। वह अक्सर रायपुर की पेज 3 पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी। उसे लग्जरी कारों का भी बहुत शौक था। तीखे नाक नक्श वाली आंचल जिस शानो शौकत और आधुनिकता से रहती थी, उससे लोगों का अनुमान था कि वह मॉडलिंग करती है और छत्तीसगढ़ की छॉलीवुड हीरोइन है। आंचल ने अपने फ़ोटोशूट कराने के लिए पर्सनल फोटोग्राफर रखा हुआ था। हालांकि लोगों ने आंचल को कभी मॉडलिंग करते या किसी फिल्म अथवा एल्बम वगैरह में नहीं देखा था, लेकिन उसका रहन सहन और जीवन शैली किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी, इसलिए सभी उसे मॉडल या हीरोइन समझते थे। आंचल रोज़ाना फेसबुक और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। वह फेसबुक पर रोज़ाना अपना एक ग्लैमरस फ़ोटो भी अपलोड करती थी। अपने फेसबुक अकाउंट पर 25 मार्च को शाम 4:07 पर अंतिम बार उसने एक कुत्ते के साथ वाला फ़ोटो अपलोड किया था। आंचल के फेसबुक पर 22,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि फरवरी 2014 में वन विभाग के एक रेंजर की अश्लील सीडी बनाकर आंचल ने उसे ब्लैकमेल करके 3 करोड़ रुपए मांगे थे। इस मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। कुछ दिन बाद जेल से छूटने पर आंचल ने अपना गृह नगर धमतरी छोड़ दिया था और रायपुर में अकेली रहने लगी थी। आंचल ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंचल की हत्या की पुष्टि हो गई थी। उसके पेट में चाकू से वार करने के निशान थे। यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट में लाश के करीब 12 घंटे तक पानी में रहने की बात भी कही थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि घर से निकलने के कुछ ही देर बाद ही आंचल की हत्या कर दी गई होगी। मां ने बताया था कि आंचल के पास मोबाइल था, लेकिन पुलिस को कोई मोबाइल फ़ोन मिला ही नहीं। आंचल के घर वालों ने 27 मार्च को धमतरी में उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। आंचल के शव की अंत्येष्टि के बाद पुलिस ने उसके घर वालों से पूछताछ की। उसमें वही बात सामने आई थी कि 25 मार्च को रात 9 बजे आंचल के मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी और इसके बाद वह अपनी कार से घर छोड़कर कहीं चली गई थी। वह किसके साथ गई, इसके बारे में आंचल की मां और भाई ने अनभिज्ञता जताई। मां ने इतना ज़रूर बताया कि आंचल किसी के साथ बाइक पर बैठकर गई थी। आंचल के संबंध हाई प्रोफाइल लोगों से होने और एक बार पहले ब्लैकमेलिंग के चक्कर में जेल जाने से पुलिस ने अनुमान लगाया था कि यह हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई है। इसलिए पुलिस ने आंचल के संपर्क वाले लोगों को जांच के दायरे में लिया। साथ ही धमतरी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने का काम भी शुरू किया। पुलिस ने आंचल का मोबाइल तलाशने और उसकी लोकेशन का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आंचल की हत्या का मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता 27 मार्च को थाना गुरूर पहुंचे। उन्होंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। आईजी ने धमतरी के एसपी बालाजी राव को भी इस मामले में बालोद पुलिस का सहयोग करने का आदेश भी दिया। आंचल के धमतरी और रायपुर में रहने और कई शहरों के रईसजादों से संपर्क होने की वजह से जांच कई नज़रिए से होनी ज़रूरी थी। इसके लिए पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई। इन टीमों ने अलग अलग लोगों को ध्यान में रखकर जांच शुरू की। इसमें से एक कोण पैसे और ब्लैकमेलिंग का भी था। आंचल ने रायपुर के वीआईपी रोड स्थित फ्लावर वैली में करीब 35,000 रुपये महीना किराए पर बंगला ले रखा था। 28 मार्च को पुलिस ने आंचल के इस बंगले की तलाशी भी ली। तलाशी में पुलिस को सीडी, लैपटॉप,
पेन ड्राइव, वन विभाग के अफसरों के नाम लिखे हुए दस्तावेज आदि मिले। पुलिस ने इनकी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से भी आंचल की हत्या का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने आंचल की फ्रेंड से भी पूछताछ करके हत्या का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी कोई जानकारी सामने आई ही नहीं, जिससे इस मामले में उम्मीद की कोई किरण नजर आती। पुलिस की जांच का फोकस आंचल के दोस्तों, हाई प्रोफाइल लोगों और उसके घर वालों पर था। पुलिस ने कुछ बिंदुओं पर जांच शुरू की। ऐसा करके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आंचल कब और किस समय कहाँ जाती थी और किन लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहती थी। अपने महंगे शौक पूरे करने और ग्लैमरस जिंदगी जीने के लिए आंचल के पास आमदनी के क्या स्रोत थे, यह भी जानने की कोशिश की जा रही थी। यह भी पता लगाया गया कि 25 मार्च को दिन भर उसकी किन किन लोगों से मोबाइल पर बात हुई थी। उस दिन वह रायपुर से धमतरी आई तो किन किन लोगों को इस बात की जानकारी थी और किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई। साथ ही यह भी कि रात 9 बजे वह बाइक पर बैठकर किसके साथ गई थी। इसके अलावा एक पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरे खंगालने और आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। पता चला कि 25 मार्च को आंचल के फ़ोन पर 40 से ज़्यादा लोगों के कॉल आए थे। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा रायपुर और भिलाई के रहने वाले उसके दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने इनमें से कई लोगों से पूछताछ भी की। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि जगदलपुर के एक व्यक्ति ने आंचल के पिता राकेश यादव से 50 लाख रुपए में उनका धमतरी का मकान और ज़मीन खरीदी थी। बाद में आंचल ने पिता की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कहकर इस सौदे से इनकार कर दिया था। इस पर मकान खरीदने वाले ने आंचल के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज भी कराया था। पुलिस ने ज़मीन खरीदने वाले शख्स को जांच के दायरे में लेकर पूछताछ करनी भी शुरू की थी। जांच में पुलिस को कोलकाता के एक कथित तांत्रिक बाबा से भी आंचल के संपर्कों का पता चला। बाबा आंचल से मिलने रायपुर भी आता था। आंचल इस बाबा के जरिए कोई सिद्धि हासिल कर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी। बाद में इस बाबा से आंचल का मोह भंग हो गया था। बाबा से पीछा छुड़ाने के बाद आंचल को एहसास हुआ कि वह ठगी गई है। आंचल ने अपने करीबी कुछ लोगों को बताया था कि बाबा ने पैसे हड़पने के साथ उसका शोषण भी किया था। हालांकि बाबा के खिलाफ आंचल ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आंचल की ब्लैकमेलिंग के पुराने मामले को ध्यान में रखकर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई भी बात सामने आई ही नहीं जिससे आंचल के हत्यारों का सुराग मिल पाता। सभी एंगलों पर चल रही जांच पड़ताल के बीच 27 मार्च की शाम दुर्ग के आईजी हिमांशु गुप्ता और बालोद के एसपी ML कोटवानी ने धमतरी में आंचल के घर जाकर उसकी मां ममता यादव और भाई सिद्धार्थ से पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस को आंचल की हत्या के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा तय कर ली। आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद पुलिस ने 30 मार्च की शाम आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई और बाद में उसे आंचल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया। सिद्धार्थ से पूछताछ के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार किया गया। मां बेटे से पूछताछ में जो कहानी उभर कर सामने आई उसका कारण था आंचल की वजह से होने वाली परिवार की बदनामी। धमतरी के रहने वाले राकेश यादव आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। उनका छोटा सा परिवार था। इस परिवार में पत्नी ममता यादव के अलावा बड़ी बेटी थी आंचल और छोटा बेटा था सिद्धार्थ। राकेश यादव ने दोनों बच्चों आंचल और सिद्धार्थ को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आंचल ने धमतरी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उसने एक निजी बीमा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि तीखे नाक नक्श वाली आंचल जैसे जैसे जवान हो रही थी वैसे वैसे उसकी खूबसूरती गजब ढाने लगी। आंचल जब आईने में अपना चेहरा देखती थी तो उसे अपनी खूबसूरती पर रश्क होता। उसकी सहेलियां भी उसे हीरोइन कहकर चिढ़ाती थीं। वे उससे कहती थीं कि तू इतनी खूबसूरत है
कि फिल्मी हीरोइन भी तेरे आगे फीकी हैं। जवानी के साथ बढ़ती खूबसूरती ने आंचल के ख्वाबों की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। वह ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इसके लिए ना तो उसके पास अनुभव था और ना ही ग्लैमर की दुनिया तक पहुंचने का कोई रास्ता उसे पता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह आधुनिक परिवेश में ढलती गई और इसी चक्कर में उसके कदम बहकते चले गए। उन्हीं दिनों वह वन विभाग के एक रेंजर के प्यार में उलझ गई। बाद में आंचल ने उस रेंजर की अश्लील सीडी बना ली। इस सीडी के बहाने वह रेंजर को ब्लैकमेल करके 3 करोड़ रुपए मांगने लगी। रेंजर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में सन 2014 में पुलिस ने आंचल को गिरफ्तार किया। आंचल को करीब 2.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा और बाद में वह जमानत पर छूट गई। बेटी की ऐसी गुस्ताखियों से लगे सदमे के कारण पिता राकेश यादव की मौत हो गई। जेल से छूटने के बाद आंचल ज़्यादा स्वच्छंद हो गई। उसने धमतरी शहर छोड़ दिया और वह रायपुर जाकर रहने लगी। रायपुर में उसकी जान पहचान कई रईसजादों से हो गई। जल्दी ही उसकी दोस्ती का दायरा रायपुर, भिलाई और दुर्ग के अलावा कई अन्य शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों तक फैल गया। वह रायपुर में होने वाली हाई प्रोफाइल नाइट पार्टियों की शान बन चुकी थी। रईसजादों से दोस्ती हुई तो आंचल ने रायपुर की फ्लावर वैली में किराए का एक बंगला ले लिया। साथ ही उसने लग्जरी कार भी ले ली। वह आधुनिक तौर तरीकों और शानो शौकत से ग्लैमरस लाइफ जीने लगे। कभी कभी वह धमतरी भी आ जाती थी। साथ ही कभी अपनी माँ या भाई भी रायपुर आ जाते थे। इस बीच भाई सिद्धार्थ ने धमतरी में किराए पर टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया। आंचल भले ही रायपुर में रहती थी, लेकिन उसकी स्वच्छंदता और चाल चलन के किस्से धमतरी में रह रहे भाई और माँ ममता के कानों में भी पहुँच चुके थे। उन्हें मॉडर्न लाइफ स्टाइल के नाम पर आंचल का अश्लीलता बिखेरने वाले छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में शामिल होना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता था। इससे उनके परिवार की बदनामी हो रही थी। आंचल के कारण सिद्धार्थ और ममता को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो पा रही थी। इसे लेकर आंचल और सिद्धार्थ में अक्सर विवाद होता रहता था। आंचल और सिद्धार्थ के बीच पिता की संपत्ति का भी बंटवारा, प्रॉपर्टी को लेकर भी दोनों में विवाद होता रहता था। आंचल ने 3 डॉगी पाल रखे थे। उसमें से एक डॉगी का नाम उसने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ उर्फ जिमी के नाम पर जिमी रखा हुआ था। कई बार आंचल अपने भाई को जलील करने के लिए उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कह देती थी। बेटी के रहने सहने के ढंग और भाई के साथ उसके व्यवहार से भी माँ बहुत परेशान थी। 25 मार्च को आंचल रायपुर से पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। वह अपनी कार से अपने 3 पालतू कुत्ते भी लाई थी। शाम करीब 7 बजे अपनी काले रंग की कार से वह पहुंची थी। थोड़ी देर बाद उसका भाई सिद्धार्थ से पुरानी बातों को लेकर उसका विवाद हो गया। इस पर आंचल ने भाई से कहा कि तुम मेरी कमाई पर पल रहे हो, तुम्हारी औकात घर के पालतू कुत्ते जिमी जैसी है। यह सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और उसने आंचल को 2 तमाचे जड़ दिए। चांटे खाने से तिलमिलाई आंचल ने अपना बैग से चाकू निकाला और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। इससे सिद्धार्थ के हाथ पर जख्म हो गया और खून रिसने लगा। खून बहता देखकर सिद्धार्थ अपना आपा खो बैठा। उसने आंचल से चाकू छीन लिया और उसी से आंचल के पेट पर कई बार वार किया। इसके बाद वह तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। इस घटना के वक्त आंचल की मां ममता घर पर ही थी। वह बाथरूम में काम कर रही थी। ममता बाथरूम से कमरे में आई तो आंचल फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके पेट से खून बह रहा था और उसकी सांसें थम चुकी थी। सिद्धार्थ ने माँ की सारी बात बता दी। माँ भी आंचल की हरकतों और तानों से त्रस्त आ चुकी थी, इसलिए वह बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो गई। आखिर माँ बेटे ने मिलकर आंचल का शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आंचल का शव घर में पड़ा छोड़कर सिद्धार्थ उसका मोबाइल लेकर बाइक से मकई चौक गया। वहाँ उसने पान खाया, फिर म्यूनिसिपल स्कूल के पास आकर आंचल का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और इसके बाद सिद्धार्थ घर लौट आया। सिद्धार्थ ने माँ की मदद से आंचल की कार की डिग्गी में
उसकी लाश रखी। फिर वह पुलिस और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए कार लेकर जिला अस्पताल के बगल से जाने वाली पतली गली से होकर म्यूनिसिपल स्कूल के पास पहुंचा। वहां से वह बस्तर रोड पर निकल गया। गुरूर और कनेरी होते हुए वह गंगरेल नहर पर पहुंच गया। नहर पर पहुंचकर उसने डिग्गी से आंचल की लाश कार से निकाली। नहर के किनारे ले जाकर उसने लाश को रस्सी के सहारे एक भारी पत्थर से बांधा और लाश नहर में लुढ़का दी। नहर में आंचल का शव फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी घड़ी, मोबाइल फ़ोन, सोने का ब्रेसलेट आदि चीज़ें बालेदगन के पास फेंक दिया। घर वापस लौटकर सिद्धार्थ ने आंचल की कार में लगे खून के धब्बों को साफ किया। इससे पहले माँ ने कमरे में फर्श पर फैले हुए खून को साफ किया था। आंचल की लाश ठिकाने लगाने के बाद माँ बेटे ने पुलिस को बताने के लिए झूठी कहानी रच डाली। दूसरे दिन नहर में आंचल का शव मिलने और शिनाख्त होने के बाद वे पुलिस को यही बताते रहे कि 25 मार्च की रात 9 बजे आंचल जब घर आई तो उसके मोबाइल पर कॉल आ गई थी। इसके बाद वह कॉल करने वाले को अपशब्द कहते हुए बाहर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। पूछताछ के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ की कलाई पर कटे का निशान नजर आया। कलाई में कट का निशान लगने के बारे में सिद्धार्थ और उसकी मां ने अलग अलग बातें बताई। इलाज कराने की बात पर भी दोनों ने अलग अलग अस्पतालों के नाम बताए। इससे पुलिस का शक मां बेटे पर गहराता चला गया। पुलिस ने आंचल की कार की तलाशी ली तो उसमें खून के निशान मिले। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर भगवती अस्पताल के पास से रात करीब 9 बजे आंचल की कार जाती हुई दिखाई दी थी। आंचल की कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी मिल गए थे। कई ठोस सबूत मिलने के बाद पुलिस ने जब सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह जल्दी ही टूट गया और इसके बाद उसने आंचल की हत्या की सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने सिद्धार्थ के बयानों के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ की निशानदेही पर आंचल की घड़ी, मोबाइल फ़ोन, ब्रेसलेट आदि बरामद हो गए। वह चाकू भी बरामद हो गया जिससे आंचल की हत्या की गई थी। यह विडंबना रही कि ग्लैमरस जिंदगी जीने की तमन्ना में आधुनिकता का लबादा ओढ़कर स्वच्छंद उड़ान भरने वाली आंचल न तो अपनी ज़िंदगी जी सकी और न ही अपने परिवार को सुकून से रहने दिया। उसके ज़िंदगी जीने के तौर तरीक़ों से हंसता खेलता परिवार बिखर कर रह गया। आंचल के खून से हाथ रंगकर भाई और माँ जेल पहुँच गए। तो दोस्तों, ये थी एक अजीब सी ज़िंदगी और ग्लैमरस ज़िंदगी जीने के गलत तरीक़ों को इस्तेमाल करने का अंजाम। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।